सुशील तिवारी अपने YouTube चैनल से आप सभी दर्शकों का और पूरे विश्व की जो भी जनता मेरे चैनल से देख रही है, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मेरे चैनल पर एक बहुत बड़ी शख्सियत, मैं आपको बताऊं, अपना समय मुझे दे रहे हैं। 2019 अपर जिला जज गोरखपुर में इस समय कार्यरत आदरणीय श्री राहुल दुबे जी सर का मैं अपने चैनल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और दर्शकों, मैं आपको बताऊं, पूरे भारत में जब इनका चयन हुआ था, पहले ही परीक्षा में वो सफलता अर्जित की और मिसाल कायम की। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सर, मैं आप के बारे में जानना चाहूँगा, आप के मन में ये कैसे आया कि मैं सिविल जज के रूप में आप ने ये सोचा कि नहीं, मुझे इसी में जाना है। मैं आपके माध्यम से सबके सामने ये बात रखना चाहूँगा जी कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश में ही संपन्न हुई। जी मैं प्राइमरी पाठशाला युवराजपुर का एक छात्र रहा। 5वीं तक की परीक्षा मैंने वहाँ से उत्तीर्ण की। जी उसके बाद 6, 7, 8 मैंने युवराजपुर मिडिल स्कूल से पास किया। जी इसके बाद मैं पढ़ने के लिए बाहर कहीं गया। जी जी प्राइमरी स्कूल में जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे एक अध्यापक बड़े प्रिय अध्यापक थे, बड़े मेहनती अध्यापक रहे हैं, जी जी मुरलीधर सिंह जी। अच्छा, मुरलीधर जी। तो वो हम लोगों में हमेशा कुछ बड़ी आकांक्षा भरने की कोशिश किया करते जी थे। जी। हमें बताया करते थे कि अपने जीवन में बड़े बड़े लक्ष्य बनाइए, प्रोत्साहन देते थे। हाँ। हालांकि उस समय हम लोग बहुत छोटे थे और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें शायद समझते नहीं थे। जी जी सर। आगे चल के मुझे विश्राम सिंह जी के रूप में एक बड़े ही योग्य मार्गदर्शक मिले, युवराजपुर के। हाँ। जी उन्होंने हालांकि IAS PCS की परीक्षा या इस तरह की किसी चीज़ के बारे में नहीं बताया, लेकिन जो बेसिक गुण होते हैं, जी सर। जो ये परीक्षाएं रिक्वायर करती हैं, जी सर। वो उन्होंने मुझ में पैदा की। हमारे साथ अन्य कई लोग पढ़ते थे, उन्हें भी प्रोत्साहित किया, उनके अंदर भी पैदा की। ये अलग बात है कि किसने उनका कितना लाभ उठाया। जी सर। देखिए, जो भी इस तरह की परीक्षाएं होती हैं, जी सर। तो उसकी तैयारी बचपन से या जितनी जल्दी शुरू हो सके उतना ही अच्छा होता है। जी सर। मेरे घर के आसपास रहने वाले कर्नल रमेश तिवारी जी जी और बड़े उच्च पद पर आसीन रहे और अभी रिटायर हुए राम अवतार तिवारी जी, जी सर। इन लोगों से मुझे सामान्य ज्ञान की चीज़ें पढ़ने का प्रोत्साहन मिला। जी सर। और इन लोगों की किताबें ले करके पढ़ करके और मुझे उन विषयों में रुचि पैदा हुई जिनके माध्यम से आदमी इस तरह की परीक्षाओं को उत्तीर्ण करता है। जी। आगे फिर जब मैंने LLB की पढ़ाई की तो उस दौरान सर, LLB से पहले जब आप UG कर रहे थे विद्यापीठ से, हाँ, जो हमने हाँ, मुझे जानकारी मिली, हाँ, तो उसके बाद सर आपके मन में ये कैसे आया कि मुझे लॉ ही करना है? लॉ के बारे में इतना 100% सोचा तो नहीं था, जी सर। लेकिन मुझे ये एक ऐसा क्षेत्र लगा जिसमें संभावनाएं असीमित हैं। जी सर। हालांकि 10-20 साल पहले ऐसा था कि बहुत से लोग जो अन्य किसी अच्छी परीक्षाओं में चयनित नहीं हो पाते थे, जी सर। वो लॉ का विषय चुनते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदल रहा है, तो इसमें कई तरह की संभावनाएं थी, जिसको देखते हुए हमने इस विषय का चयन किया। और उसके बाद लॉ की पढ़ाई के दौरान ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, चूँकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का बड़ा अच्छा माहौल था, बड़े काबिल टीचर थे, उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से मन में ये उत्कंठा जागृत हुई कि इस विषय में अगर हम प्रयास करते हैं तो शायद सफल हो जाए। सर, BHU से लॉ किस सन में आपने किया, किस समय की बात? BHU से सन 2006 में, 2003 से 2006 तक मैं वहाँ LLB का छात्र रहा। और 2006 में जैसे ही हम उत्तीर्ण हुए, उसी दौरान ये पहला ही फॉर्म था जो हमने भरा, फिलअप किया। जी सर। फिर 2006 दिसंबर में इसकी प्री परीक्षा हुई। 3 चरणों में परीक्षा होती है। फिर मेंस की परीक्षा 2007 में हुई और 2008 में इंटरव्यू हुआ। तो सर 2000 लॉ के समय के बाद जब आपने विद्यापीठ में UG किया, वहाँ से BA करने के बाद BHU से लॉ करने की इतनी कम अवधि के बाद इतने बड़े मिथक को तोड़ना, इतनी अच्छी सफलता अर्जित करना, ये कैसे हुआ? किसमें आपका कितनी आपने परिश्रम की, थोड़ा आप उन युवाओं को बताएं जो आप इस तरह की जो भी परीक्षाएं होती हैं उसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि भाषा शैली बहुत अच्छी होनी चाहिए। जी। और किसी भी विषय पर आपके विचार जो हैं जी, वो विवेचनात्मक होने चाहिए।
जी आप किताबें तमाम पढ़ते हैं, उसमें किसी राइटर का व्यू लिखा हुआ है, लेकिन आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि किसी भी विषय पर आप अपने विचार आपके क्या हैं, जी ये आपकी लेखन शैली में झलकना चाहिए। और ये चीज़ हम लोगों को हमारे अध्यापक जो रहे विश्राम सिंह जी, उनसे हमें प्राप्त हुई। अन्य लोगों को भी मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि रोज़ किसी न किसी एक विषय को लेकर के, जो भी देश का ज्वलंत विषय हो, जी सर। चाहे वो खेल कूद का हो, जी चाहे वो राजनीति से संबंधित हो, या समाज में मुख्य धारा में महिलाओं को लाने से संबंधित हो, इस पर अपने विचार अवश्य रखने चाहिए। और इसमें मात्र पढ़ी पढ़ाई चीज़ों का ही ध्यान नहीं रखना चाहिए, बल्कि आप अपनी तरफ से क्या नया रख सकते हैं। जी सर। अगर इस तरह से लिखने का प्रयास करता है आदमी, तो उसके लेखन शैली में गुणात्मक वृद्धि होगी और वो आगे चल कर के जहाँ कहीं भी लिखेगा तो औरों से अलग नज़र आएगा। सर, जब बीएचयू से आप लॉ कर रहे थे, उसके बाद बहुत से ऐसे युवा हैं, मैंने आपके बारे में सुना कि सर आपने लॉ के बाद इतनी कम अवधि के बाद, वही वो कहते हैं कि भैया ने, सर ने कितना परिश्रम किया, और उस परिश्रम के बाद आज जो भी लोग आपको देख रहे हैं, दिल्ली तैयारी करते हैं, इलाहाबाद तैयारी करते हैं, तो लॉ के बीच में ही आपने उस सफलता को अर्जित कर लिया। तो बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि सर ने कितनी मेहनत की। तो मैंने बहुत सारे लोगों से सुना कि सर इससे पहले आप बहुत अच्छी तैयारी करते थे, तो उसके लिए थोड़ा सा आप उन युवाओं को बताएं जो आपको फॉलो करते हैं। किसी भी परीक्षा में कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जुडिशियल सर्विस की जो परीक्षा होती है, जी सर। उसमें 5 पेपर होते हैं। जी सर। 3 पेपर्स लॉ के होते हैं, जी। एक जनरल नॉलेज का होता है और एक इंग्लिश लैंग्वेज का होता है। तो आप समझ लीजिए कि इन पांचों जो पेपर्स हैं उन पे 20% आपका डिवोट हो रहा है। जी। अगर आप किसी एक पेपर में भी थोड़े से वीक रह जाएंगे तो आप सिर्फ 80% में ही फिर फाइट करेंगे। इसके लिए हर विषयों पर समान पकड़ होना ज़रूरी है। चूँकि मेरी इंग्लिश पहले से ही बहुत अच्छी थी, जी सर। जनरल नॉलेज में अच्छी खासी पकड़ थी, जी। बराबर समसामयिक विषयों पर मैं टच में रहता था, जी सर। उसके बारे में अपने विचार डेवलप करने की कोशिश करता था। जी। और लॉ की पढ़ाई चूँकि बीएचयू जैसे अच्छे संस्थान से हुई, तो पहले प्रयास में प्री के लिए मुझे ज़रा सा प्रयास करना पड़ा। उसके लिए हम लोग रात में ज़्यादातर जगते थे, रात के 9 बजे 10 बजे पढ़ाई शुरू करते थे और सुबह 4 बजे तक 5 बजे तक जगते रहते थे। हम लोग 4 लोग एक ही मकान में रहते थे तैयारी करने वाले, उसमें से 3 लोग चयनित हो गए। 1-2 घंटे पर कोई कभी चाय बना करके रख देता था सबके सामने, फिर 2-3 घंटे बाद कोई दूसरा उठा, बिना किसी से पूछे चाय बना के रख दिया, तो रात में लगातार पढ़ते थे हम लोग। मेंस की पढ़ाई जो है, इसमें मैं इस विचारधारा का रहा कि आदमी को रोज़ किताबें जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा खरीदनी चाहिए और ज़्यादा तरह की किताबें रखनी चाहिए। पढ़ाई की तैयारी के विषय में मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि जो भी परीक्षा आदमी उत्तीर्ण करता है वो आखिरी 2-3 दिन के प्रयास में ही उत्तीर्ण करता है, लेकिन वो आखिरी 2-3 दिन में वही प्रयास कर सकता है जिसकी गाड़ी पहले से ही उसने टॉप गियर में पहुँचा रखी हो। जब आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, फिर फर्स्ट गियर में डालेंगे, तब तक तो परीक्षा बीत जाएगी। उसके लिए हम 3 तरीके के नोट्स बनाना पसंद करते थे। प्री के लिए अलग, अगर मेरे पास 100 दिन का समय हो तो इस तरीके के नोट्स पढ़ूंगा, अगर मेरे पास 15 दिन का समय हो तो मैं ये नोट्स पढ़ूंगा, और 2 घंटे 4 घंटे की पढ़ाई के लिए भी मैं इस तरीके के नोट्स तैयार करता था, जिनको मैं एक बार में कम से कम सब्जेक्ट रिवाइज कर लूँ। तो सबको मेरी इसी तरीके की सलाह है। सर, जिस समय आपका चयन हुआ तो सामान्य जाति के ऊपर जो भी बच्चे तैयारी करते हैं तो वो यही कहते हैं कि परीक्षाओं में बैठने के बाद कुछ नंबरों से उन्हें असफलता हाथ लगती है और वो निराश हो जाते हैं। उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो परीक्षा हमने उत्तीर्ण की है उसमें प्रारंभिक परीक्षा तो सिर्फ क्वालिफाइंग होती है और मेंस परीक्षा के मार्क्स ही जो हैं वो मैटर करते हैं। तो मेंस की परीक्षा जब हम लोग देते हैं तो मान लीजिए कि एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन आए हैं, उस 10 क्वेश्चन में से कोई ऐसा आदमी नहीं होता जिसे 10 के 10 अच्छे से आते हों। 10 आए हों या 20 आए हों या 5 आए हों, जो भी हों, उसमें से हो सकता है कि 3 क्वेश्चन आप बहुत अच्छा जानते हो, आप उसमें से 70-75% नंबर उठा लेंगे। एक के बारे में आप कुछ जानते हो, एक आध ऐसे क्वेश्चन होते होंगे कि जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। तो कुछ इतनी क्षमता डेवलप करनी चाहिए कि जिसमें आप कुछ नहीं जानते हैं उसमें भी 25% मार्क्स निकाल सकें, उसमें भी कुछ मार्क्स आप उठा सकें। वो आपको औरों से अलग कर देगा, बहुत आगे ले जाएगा। ये संभव हो पाएगा जब भाषा शैली पर आपकी पकड़ रहेगी। आप जब एक प्रश्न का उत्तर लिखते हैं
तो अपने ज्ञान को प्रकट करते हैं, इसके साथ ही एक और काम करते हैं, अपनी अज्ञानता को कितने सक्सेसफुल तरीके से आप छुपा ले जाते हैं जी। एग्जामिनर को ये पता ही ना चले कि वास्तव में तो हमारा स्टूडेंट इसके बारे में नहीं जानता है। जी। इसके बारे में भी सोचना चाहिए। ये तभी संभव हो पाएगा जब लेखन शैली आपकी बढ़िया रहे। जब भी एक बच्चा छोटा बच्चा होता है जी। तो उसकी पढ़ाई लोग उसको पढ़ाते हैं। जी। बच्चे की सबसे पहली पढ़ाई भाषा की होती है। जी। उसे सबसे पहले भाषा की जानकारी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा होता है, जब वो 10 साल का होता है, तो उसकी असली पढ़ाई मैथ की होती है। जी। मैथ उसे जितना अच्छे से काउंटिंग आ जाए, जितने अच्छे से मल्टीप्लिकेशन आ जाए, बाकी चीज़ें आ जाएं, उससे थोड़ा जब बड़ा होता है तो जो रेखा गणित होती है उसमें अगर वो अच्छा होता है तो रेखा गणित चूँकि हमारी कल्पनाशीलता को भी बढ़ाती है। जी। जब आप एक ट्रायंगल के बारे में सोचते हैं, जब आप एक क्वाड्रेंगल के बारे में सोचते हैं, तो उसका चित्र आपकी आंखों के सामने बनता है। हमें जीवन में वही चीज़ें सबसे ज़्यादा याद रह जाती हैं जी। जो हमारा विजुअल है। हमने जो कानों से सुना हो सकता है वो जल्दी भूल जाए, लेकिन जो हमने आंखों से देखा हो वो देर तक याद रहता है। तो जब हम पढ़ते हैं, जैसे हम एक कहानी पढ़ रहे हैं, जी। तो हर आदमी के सामने जो वो लाइन पढ़ रहा होता है उसका चित्र भी आंखों में बनता है। जी। जो बड़े तेज लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, उनकी आंखों में बड़े जीवंत चित्र बनते हैं। वो चित्र उनके दिमागों में उसी तरीके से यथावत बने रह जाते हैं। सर, जो अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं तो भाषा शैली की बात की, तो जो हिंदी मीडियम से पढ़ के बच्चे जाते हैं तो कहीं तो लोग सोचते हैं कि नहीं, थोड़ा सा पढ़ने में लो है, जिसकी अंग्रेजी पे की भाषा शैली पे जो कमज़ोर है, उन बच्चों के लिए बहुत सारे ऐसी परीक्षाएं होती हैं। बच्चे कई बार ये पूछते हैं कि सर उनके लिए उनकी तैयारी के बारे में थोड़ा बताएं, जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है। हाँ, बहुत ज़्यादा ये सुनने में नहीं आता है, लेकिन मैंने जैसा अनुभव किया है कि अगर एक ही एग्ज़ाम को कोई हिंदी भाषी लिख रहा है और कोई अंग्रेज़ी भाषी लिख रहा है, तो मार्क्स में थोड़े बहुत अंतर मैंने ये महसूस किया है कि कहीं ना कहीं अंतर उसमें आ जाता है। लॉ में भी जब हम लोग पढ़ते थे तो ये छूट थी कि कोई हिंदी में लिख सकता है, कोई इंग्लिश में भी लिख सकता है। तो इंग्लिश में लिखने पर जो है थोड़े से मार्क्स तो अच्छे आते हैं। एक चीज़ और है, जब हम हिंदी हमारी भाषा है, हमने कोई चीज़ पढ़ा तो हमें ये लगता है मेरी समझ में आ गया, मैं लिख लूँगा उसे। लेकिन वही चीज़ जब हम इंग्लिश में पढ़ते थे तो सिर्फ समझ भर लेने से हमारा काम नहीं चलता था। हमें उस चीज़ को थोड़ा बहुत कंठस्थ भी करना पड़ता था। हम ज़्यादा उस पर समय भी डिवोट करते थे, मेहनत करते थे, तो इंग्लिश में लिखने पर नंबर भी ज़्यादा आता था। एक ये भी कारण हो सकता है। लेकिन अच्छे अच्छे हिंदी भाषी लोगों को भी मैंने छँटते हुए देखा है और इंग्लिश भाषी लोगों को जो है सेलेक्ट होते हुए देखा है। बावजूद उसके हिंदी में भी जो अच्छा लिखेगा उसका सिलेक्शन ऐसा नहीं है कि असंभव है। उस आदमी को भी अपनी शैली पर पकड़ बनानी होगी। सर, बस्ती में जब आप थे वो किस सन की बात थी? 2006 में जब मैं उत्तीर्ण हुआ तो 2006 में ही फॉर्म भरा। उसके बाद सन 2009 में मेरी मई महीने में ज्वाइनिंग हुई सिविल जज जूनियर डिवीज़न के रूप में। जी सर। उसके बाद सन 2015 में मुझे पहला प्रमोशन मिला सिविल जज सीनियर डिवीज़न के रूप में। जी सर। फिर उसके बाद सुपर क्लास 1 में प्रमोट किया हूँ सन 2019 में अपर जिला जज गोरखपुर के रूप में, और तब से मैं अभी भी वहाँ अपर जिला जज गोरखपुर के रूप में ही काम कर रहा हूँ। सर, जो भी युवा आपको देख रहे हैं आपके वीडियो को, उन युवाओं को उन सफलता का मूल मंत्र क्या देना चाहेंगे कि वो आगे बढ़े? इस विषय में सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोग ईमानदारी की बात करते हैं कि हर आदमी को ईमानदार होना चाहिए, तो अगर आप ईमानदार होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने परिवार के प्रति ईमानदार बनिए। उससे भी पहले अपने खुद के प्रति ईमानदार बनिए। रोज़ ये देखिए कि कहीं आज का 24 घंटा आपने बिताया तो आपने उसको कुछ उसका सदुपयोग किया है कि अपने आप को धोखा मात्र दिया है। तो प्रतिदिन आप शाम को रात में अपना आकलन करिए कि आज का दिन मेरा सफल रहा कि नहीं रहा। जिस दिशा को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैंने उसकी तरफ कुछ सार्थक प्रयास किया है कि सिर्फ टाइम पास किया है। अगर आप सिर्फ समय व्यतीत कर रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप कहीं से ईमानदार नहीं कहे जाएंगे। तो सभी लोगों के लिए मेरा यही आग्रह है कि बड़े बड़े सपने रखिए, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले जो भी काम आपको दिया जाता है, जो भी दायित्व दिया जाता है, चाहे आप खेती कर रहे हों, चाहे आप अपने माँ बाप का सहयोग कर रहे हों, उसे पूरी ईमानदारी से करिए। अपने पढ़ाई के प्रति भी ईमानदार बनिए, अपने सपनों के प्रति ईमानदार बनिए। हाँ सर, इतने कम समय में सर ने आप सबको सफलता का ये मूल मंत्र दिया
और सर आपके पास समय नहीं था, आपने मेरे चैनल पे मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। धन्यवाद।